TRE2 के दौरान रिकॉर्ड तो ज्वाइनिंग के बाद आपका TRE3 फ्लॉप देखते मिल रही है। एक नंबर का मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। रीजन वाइज है कि आपको कोई भी आपका रिजल्ट में अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ें आपको डिले देखने को मिलेगा। अभी तक का जो भी नोटिस है, अपडेट हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आपका एक एक चीज़ हम जानते हैं। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और देख सकते हैं आज ही की डेट में आपका नोटिस जारी किया गया है स्कूल टीचर्स के लिए जितने भी लोग हैं, और आपका SC ST वाले जितने भी SC कैटेगरी के तांत्वी और जो भी इस कैटेगरी से हैं, आपको EBC कैटेगरी में आपको अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आपका रिजल्ट में अब डिले होगा 23 सितंबर के बाद, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक में आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण इन सारे बिंदुओं पर बात करते हैं। क्यों सभी लोग बोल रहे हैं ये फेल है पूरी तरह से, और TRE1 और TRE2 भी कह सकते हैं एक तरह से पूरी तरह से फेल है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों को फर्जी डिग्री वालों को ऐड ऑन किया गया था, जानबूझ करके ऐड ऑन किया गया था। और आज का जो अपडेट है इसके बारे में हम जानते हैं। TRE3 रिजल्ट है, अब एक माह और देरी होगी ताकि ततबा जाति के जो SC कैटेगरी के थे पहले EBC में शामिल करने का मामला है। BC में GAD से पत्र मिलते ही जारी होगा नोटिस। ताती और ततबा जाति के जो सभी उम्मीदवार को अब सुधार के लिए दिया गया मौका। और ये रजनीश कुमार का कहना है, जो प्रवक्ता है आपका न्यूज के। अब 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक रीमिल ईयर का आपको प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड। प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद होगा रिजल्ट। अगर नहीं करते हैं तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का रिजल्ट अब सितंबर के अंत में संभव होगा। HM यानी हेडमास्टर और हेड टीचर का जो भी रिजल्ट है अब 23 सितंबर के बाद ही होगा जारी। अब TRE4 के विज्ञापन में भी होगी देरी। अब TRE4 5 जो आप इंतजार कर रहे हैं उसके बाद अभी सारी चीज़ें प्रक्रिया देरी हो जाएगी। TRE3 और HM हेडमास्टर के आंसर की जो है 25 अगस्त से देखने को मिलेगा। OMR सीट के लिए कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें भी आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। इसमें अभी समाप्त तक कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं आई है, अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल आपके फिर इस वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे हम, इस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे हम। बिहार SSC से संबंधित आपका जो भी बिहार BPSC के लिए और एडिटेरिया से बुक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं अपना। इफ़ यू हैव स्टिल कोई क्वेश्चन आज के अपडेट के बारे में, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ निकल के आती है और आपको अचंभित करता है। BPSC है, आपको TRE1 और TRE2 के दौरान कौन इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ 1,20,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। TRE1 में 1,70,80,000 टोटल मिलाकर के बताई जा रही है। और ये बार बार जो JDU है और सरकार में जो पक्ष और विपक्ष में है बोल रहे हैं 2 लाख मैंने ज्वाइनिंग दिलवाया है। ज्वाइनिंग 2 लाख लोगों की हुई है, एक्चुअल में 2 लाख की नहीं हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ 2 लाख के लोगों की नहीं हुई, जिसमें 25 से 30-50 हज़ार तो ऐसे हैं नियोजित शिक्षक को ही दोबारा हायर किया गया है। यानी पहले से जो कुछ जयमाला पहलाया गया है, जिनका शादी हो चुका है, दोबारा शादी करके बोल रहे हैं हमने कुंवारे लड़के का शादी करवाया या कुंवारी लड़कियों का शादी करवाया। ऑलरेडी जिनको माला है था उन्हीं को दोबारा माला पहलाया गया, एक वो संख्या थी। कुछ ऐसे फर्जी डिग्री वालों के साथ ये खुद अब उजागर कर रहे हैं, फर्जी डिग्री वालों को हायर किए हैं, बाद में उनको बाहर कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों की संख्या है, उनको बाहर किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनका जो सिस्टम है, जो जिस हद से ये आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर का गेम खेल रहे हैं TRE1 और TRE2 के दौरान, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है। नेक्स्ट अगर बातें करें, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देंगे ये लोग जानबूझ करके। 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 से 10th की बात करें, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई ऐसे आप ही लोग में से कई लोग होंगे जिनके पास BEd और DLEd की डिग्री लाखों में लोगों के पास है। BEd की भी डिग्री है और DLEd की भी डिग्री है। उन सारे लाख 1 लाख से ज़्यादा ऐसी संख्या, तो वो लोग अगर मान लीजिए DLEd नहीं भी है तो BEd की डिग्री है। अगर BEd की डिग्री है आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, 9 से 10th के लिए एलिजिबल हैं, जो PG कर चुके हैं 11 से 12th के लिए एलिजिबल हैं। और जिनका रिजल्ट एक बार क्वालिफाई होता है, निकलना शुरू हो जाता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तीनों जगह रिजल्ट आती है, तीनों जगह कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे। इससे आपको गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, ये 2 सीटें जो है बर्बाद हो जाती है और गवर्नमेंट फिर से इसको रीवेरिफिकेशन में डाल देता है, मतलब कि दोबारा एग्जामिनेशन में TRE4 के लिए, TRE5 के लिए इस तरह से ऐड ऑन करते चले जाते हैं। और आप लोग को यानी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिलता है, मिलता है सुन बटे सन्नाटा। स्टूडेंट फिर से वो एक रेस में भर जाते हैं, फिर से एक रेस के लिए फॉर्म भरते हैं, 600 रुपया देते हैं जनरल में या 250 रुपये पेमेंट दे करके, फिर से वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं। कोचिंग माफिया वाला इससे अपना कोर्स बेचते हैं, 999 का कोर्स जाता है, या फिर आपका हज़ारों 5,000 10,000 ले लेकर के आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, अलग अलग चार्जेज है, फिर टेस्ट सीरीज देते हैं, कई बुक सेल होता है, फिर ये प्रक्रिया में चालू हो जाता है। फिर कुछ फर्जी वाले डिग्री वाले आएंगे जो फर्जी 5,000 10,000 या सॉरी 5 लाख 10 लाख 5-10 हज़ार तो आम बात है,
5 से 10 लाख रुपए में वो सीटों सेल होती है। और वो उसके बाद जो है जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, जो पैसे के दम पर चाचा मामा ताऊ जो एमएलए हैं एमपी हैं उनके दम पर या मंत्री हैं उनके दम पर जाकर के वो जाकर के अपने सीटों को सेल कर लेते हैं, यानी कि बेच लेते हैं और वो जाकर के अध्यापक बन जाते हैं। सोचिए ये भविष्य में जाकर के किस तरह से वो शिक्षा देंगे, जो खुद शिक्षित नहीं है, उसे खुद नहीं पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, वो खुद तपा नहीं है, खुद जाना नहीं है, ओम्स लॉ नहीं है पता है, वो उसे नहीं पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कितना स्ट्रगल किया, महात्मा गांधी ने या भगत सिंह ने क्या स्ट्रगल किया फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। वो जाके क्या घंटा पढ़ाएगा, घंटा जाके पढ़ाएगा, वो घंटा दुलाएगा। उससे वे फर्जी बढ़ाई, इस तरह के जितने भी फर्जी डिग्री वाले लेकर के घूम रहे हैं और जाकर के सिर्फ और सिर्फ आने वाले भविष्य को जो है चौपट करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो बिहार को चौपट करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। इस तरह के जितने भी फर्जी डिग्री वाले, ये हालांकि ये सारे फर्जी डिग्री वाले नहीं, ये बीपीएससी की शिक्षा नीतियों का दुर्व्यवहार था जिन्हें उन्होंने डीबीएचएस नहीं करवाया, काउंसलिंग नहीं करवाए। इसलिए बार बार आप लोग बताते हैं कि डीबी की डिमांड कीजिए, काउंसलिंग की डिमांड कीजिए बिफोर द रिजल्ट आने से पहले आपका डीबी होना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 सीट पर आपको डिमांड्स होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ही आपका संभव है कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरह से और क्लियर कट आपका सारी चीज़ आएंगे। अदरवाइज आप लोग इधर उधर ढूंढते रहेंगे, मचलते रहेंगे, मसलते रहेंगे और नेतागण हैं उसके मजे लेते रहेंगे, करोड़ों का वो गाड़ी में घूमेंगे, मर्सिडीज में घूमेंगे। लेकिन जब बातें आती है एट द ग्राउंड में रियलिटी उनकी कुछ भी नहीं है, रियलिटी उनके कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि हर 5 साल के बाद 4 साल के बाद हम जाएंगे जाति के नाम पर वोट ले लेंगे। जाति, आप लोग की भी ये गलती होती है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम अपने वोट दे देंगे। हिंदू हैं तो हिंदू को वोट देंगे, धर्म है आपका मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देंगे, पंडित है तो पंडित को वोट देंगे, यादव हैं तो यादवों को हम वोट देंगे। ये आप लोगों की भी कहीं ना कहीं गलतियां होती है कि वो वोट मांगने के लिए अगले साल आएंगे 2025 में विधानसभा के चुनाव में, तो उसको मुंह पर आप जाकर बोलिए कि आपको किस हक से हम वोट दें, किस लिए आप वोट मांगने के लिए आए हो, डू यू हैव एनी राइट टू आस्क। और आपको पूछने का नोटा का बटन दबाइए। ऐसी संख्या है हमें इसी में से कोई भी नहीं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, सभी नेतागण मिले हुए हैं आप लोग के पक्ष और परिपक्ष के लिए। आपको स्टेज पर आकर के माइक पर आकर एक दूसरे का वो टिप्पा टिप्पणी करेंगे, आपका जो बातें बोलेंगे। रियलिटी में जो आप जब वो कमरा बंद हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाता है, एक दूसरे के साथ बैठ करके दारू पीता है और सारी मीटिंग करते हैं, तुमने आज कितना लूटा, हमने कितना लूटा। ये रियलिटी है। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। 6 to 8 के लिए मैथ साइंस में 78 बन रहा है, 78 आ रहा है आपका। ईवीसी में से हूँ और 9 से 10th में आपको मैथ्स में आपका 89, दोनों में चांसेज आपका हो जाएगा, दोनों में आपका हो जाएगा। चलिए एनी हाउ जो भी स्थिति है, जो परिस्थिति है, मैंने आपको रूबरू करवाया। अब आप लोग की भी गलती है, आप लोग जब वोट आते हैं तो कुछ धर्म के नाम पर, कुछ जाति के नाम पर आप दे देंगे। कुछ लोग जो है पैसे 500,000 का मिल गया, कुछ दारू का एक बोतल मिल गया, उसके बेसिस पर 500,000 रुपये हम बेच देते हैं अपने ज़मीर को। पैसे लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे मत लीजिए, और जो भी देता है आप लीजिए, लेकिन जब वोट देने जाते हैं आप, वो कमरा जब बंद होता है उसमें आपका स्वाधीनता होता है, आपका स्वाभिमान होना चाहिए। जो राइट पर्सन है, जो आपके क्षेत्र में विकास करने के लिए लीड करने वाला है, जो रियल में हकदार है, उसी को वोट दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी स्वतंत्रता है, ये प्राइवेसी टू आस्क है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि इसको वोट दीजिए, इसको नहीं वोट दीजिए, बट अपने हक के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए। जहाँ तक भी आप जिस भी स्तर पर हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, ये आपकी कायरता होगी। अगर अच्छे लोग, हमेशा एक कहावत सुने होंगे आप लोग, ये दुनिया समाज उसके कारण नहीं बर्बाद हुई है जिसके कारण बुरे लोग हैं यहाँ पर, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने आप को अच्छा मानते हैं, ईमानदार मानते हैं और अपने आप को सबल मानते हैं कि मैं अपने मेहनत से कुछ भी हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच आपको मिला है 19 आर्टिकल के तहत, 19A के तहत आप अपना बोल सकते हैं। इसमें आपको कानूनी अधिकार है, संविधान में आपको लिखा हुआ है, कोई भी आपका ये हक नहीं मारेगा। आप ये बोलिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए, आप उसी के लिए आवाज़ उठाइए। डीवी होना चाहिए ताकि फर्जी डिग्री वाले नहीं ले सके, ये आपका अधिकार है। क्यों नहीं आप बोलते हैं? बार बार कई दिनों से, इवन 1 साल से हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे आप लोग। पता है काम चोरी है, यह आप लोग की भी कमी है। वो लोग तो उसी का मजे ले रहे हैं, नेतागण जितने भी मंत्रीगण, उनको बोलने का एक तमीज नहीं है, जो किससे के साथ क्या बोलेंगे, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, इसको कुछ नहीं पता है। जाकर के वो सीएम बना हुआ है, वाइस सीएम बना हुआ है, क्या क्या वो पीछे में करता है, जो कमरे बंद हो जाते हैं आपको नहीं पता होगी। ये सारे रीजन्स के कारण आपके पूरे बिहार की जो चौपट बना दिया है, पूरे इंडिया की इवन स्थिति वही है।
चाहे यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, या फिर पूरे इंडिया की बात करें, तो लगभग वही है। 90% लोग करप्टेड यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, बाकी आपको चौपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक एजुकेटेड लोग या जो भी जो कर्मठ लोग या जो मेहनत करना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में नहीं जा करके अपना काम दिखाएगा, तब तक ये लोग लूटते रहेंगे। हर 5 साल के बाद अपना मुंह मिट्ठू कर करके, चेहरे बना करके आपके समकक्ष आएंगे, नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, लड्डू और ये सारी चीज़ें लेकर के, और अपना बोलेंगे मामा चाचा मामा तातू, फिर से हमें वोट दो, फिर से हमें वोट दो, ताकि फिर से हम आपको लूटें। 4 साल, 3 महीने मेहनत करेंगे और 4 साल बैठ के लूटेंगे। 4 साल, 4.5 साल ये लूटते हैं। इन्हें हो थोड़ा भावुक हो गया इन सारे रीजनों के कारण, क्योंकि TRE 1 में आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष कैसे दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या है, ये आपकी कमियां नहीं है, ये स्टूडेंट का हम किसी की कमी नहीं बता रहे हैं, ये आपका शिक्षा विभाग की कमियां है, BPSC की कमी है, को वो जानबूझ के फर्जी डिग्री वालों को घुमाया गया ताकि फिर से हम वैकेंसी निकाल लें, फिर से 600 रुपया लें, और हजारों ऐसे संख्या हैं बिहार के अलावा। क्यों ओपन किया गया है डोमिसाइलिटी, क्यों हटाया गया था TRE 1 में, आप लोग को भली बात ही पता है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। आपको उस समय भी मैंने आपको लाइव आकर के बताया था, उसमें बिहार से कैंडिडेट ही नहीं मिलाया था। लास्ट 15 डेज तक आपको जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 15 दिन तक आपको 1 लाख भी फॉर्म नहीं आया था इनका। 15 दिन तक कोई भी फॉर्म नहीं आया था, बिहार से फॉर्म भरने वाले थे ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं थे, BEd ही नहीं था, DLEd नहीं था। मार्क्स के बेसिस पे वो वेट कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर ये ओपन कर दिए, चलो अदर स्टेट वाले को मौका देते हैं। अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करेंगे, 40% इनको मौका दे रहे हैं, और 40% में अतुल प्रसाद जी अतुलनीय काम करके चले गए, और JK पाठक, ये सारे लोगों ने खूब लूटा, मजे किया। अब क्या लूटा क्या नहीं लूटा, नंबर का खेला हुआ, और आप लोग को भली बात ही अभी देखने को मिल रहा है। पर अदर स्टेट वालों को 40 में से अगर देखेंगे, इनका परसेंटेज रेशियो 88% बताई जा रही है। 88%, अगर 100 कहीं पर भी 10 लोगों की हायरिंग हुई है किसी स्कूल में, तो 7 से 8 स्टूडेंट है जो कि बाहर के हैं, और 2 से 3 है सिर्फ बिहार के रहने वाले, 2 से 3 ऐसी संख्या बताई जा रही है। रीजन सिंपल है कि उन्हें उसमें इंटरनली एग्जाम दी हुई थी। ये आपके प्रूफ के साथ कई लोग आप दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका गाइडलाइंस दिखा दे रहा है, सारे चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहले BEd वाले को 1 to 5 से हटाया गया, फिर NIS DLEd वालों को हटाया गया। लाखों ऐसी संख्या है जो कि एलिजिबल होने के बावजूद, फॉर्म भरने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बावजूद उनका नाम ही नहीं आया मेरिट लिस्ट में। इन सब का बेनिफिट किसको मिला, तो 6,000 रुपया, 600 रुपया अगर देखेंगे, 8 लाख फॉर्म आया था फर्स्ट टाइम। और इसका कैलकुलेशन कीजिए तो लगभग आपको 4 करोड़ से, आपको 4 से 5 करोड़ रुपया उनको जाता है हर साल। हर 2 साल में ये ले रहे हैं एग्जामिनेशन, 6 महीने में ले रहे हैं 5 से 10 करोड़, शायद उससे ज़्यादा होगा, 40-50 करोड़ रुपये ये जा रहे हैं। जितने आप लोग को ये पूरे साल भर में, पूरे जीवन में आपको 25-30 साल की अगर आपकी नौकरी है, 30 साल में अगर ज्वाइन करते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप 25 साल में भी एज में आप ज्वाइन करते हैं, 35 साल की आपकी सर्विस होगी, 35 साल की सर्विस होगी। जितनी आपकी सैलरी होगी 50,000 मंथली अगर आप लेते हैं, 6 लाख रुपये आप सालाना लेते हैं, 6 लाख रुपये सालाना, कैलकुलेट कीजिए 30 ईयर्स में। एवरेज बता रहा हूँ, कई ऐसे हैं जो कि व्यक्ति 40 साल में ज्वाइन किए हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 45 साल की एज में ज्वाइन किए, सिर्फ 15 साल इनका सर्विस बचा हुआ, इनका 20 साल बचा हुआ है, इनका 35 साल बचा हुआ है, इनका 30 साल बचा हुआ है। उन्होंने एवरेज देखेंगे तो 30 साल में आप कितना कमा लेंगे, 2-3 लाख आपके सैलरी इंक्रीमेंट बहुत नाम मात्र का होता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, आप देखेंगे तो 6 या 18 लगभग ये 1.8 करोड़ के आसपास आपको मिलता है पूरे जीवन में। उसमें आपको खाना पीना रहना, बच्चे का खर्चा, आपको कुछ भी नहीं बचता है। फिर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये कमाई होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्या गेम खेल रही है, किस तरह से सरकार गेम कर रही है। आने वाले टाइम में इलेक्शंस के लिए आप लोग एक सिर्फ और सिर्फ बेट में आपको प्रचार का माध्यम बनेंगे, और कुछ नहीं है। वोट की एक राजनीति चल रही है, प्रचार का माध्यम बनने जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। वोट की राजनीति है, या आपको पैसा जो फंड मिलेगा उनसे, वो JDU वाले हों, चाहे BJP वाले हों, या फिर आपका RJD वाले, सभी एक ही हैं। पेपर के पीछे आप लोग के सबके जो बस माइक बढ़ा करके बोलना कुछ और होता है, पीछे में सभी लोग एक ही हैं। ये रियलिटी है। आई नो कि हो सकता है इस सारे भंडाफोड़ के कारण हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए। आई डोंट हैव एनी इशू, मेरे पास कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज चाहूँ तो आज बंद कर दूँ, बट जो रियलिटी है मैंने आपको बता दिया आपको। चलिए 6 to 8 का मैंने आपको बताया था, 6 to 8 का आप देख लीजिए, आपका कितना नंबर आया बता दीजिएगा। ये इंग्लिश का रहने वाला है आपका 6 to 8 का। आप अपना कैटेगरीज और किस कैटेगरी से मेल हैं फीमेल आप बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इन्हें आओ, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। बिहार कमेटी के बारे में हम एडिट एरिया का हम पढ़ रहे थे, और आपका कंप्लीट 68 आपका हो जाएगा। किस कैटेगरी में आपका, और कौन सा मेल फीमेल आप बता दीजिएगा। 68 में कितना है आप बताइएगा एक बार।
68। चलिए नेक्स्ट है, पढ़ते हैं इसको, कंटिन्यू करते हैं। 10-20 मिनट हम क्लासेज लेंगे और ये बिहार की मिट्टी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, बिहार की मिट्टी के बारे में, और फिर उसके बाद कल हम करेंगे बाकी टॉपिक्स कल करेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह को फैले जो है आपके फैले मोटे और मध्यम और बारीक जो है कार्बन और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मृदा या मिट्टी कहते हैं इसको। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो जल या जलों के तहत या फिर पानी या फिर कोसी नदी या गंगा नदी से बह करके जो आती है, सतह पर एक फैले मोटे मध्यम और बारीक जो कार्बन के साथ होता है या अकार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन का रूप नहीं होता, मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, मृदा का निर्माण जो है चट्टानों को टूटने और फूटने और इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को फलस्वरूप बनता है। मृदा के परिणाम में आपको क्या के परिणाम मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। मृदा यानी मिट्टी के जो अध्ययन का, मृदा का ही है, मिट्टी का ही, मृदा के अध्ययन को क्या करते हैं? मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोढ़ या कचाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादातर जो है बिहार में मैदानी जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी वो जो कि बह करके, जैसे कोसी नदी है बहते हुए आपको आती है नेपाल से, इस तरह से आती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। इसी में जो बहा करके आती है, यहाँ पर देखेंगे नॉर्थन साइड में यानी ऊपर के साइड में बिहार के, तो ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 90% इवन जलोढ़ मिट्टी ही रहती है। गंगा से बहकर आए, कोसी से बहकर आए या सोन नदी से बह करके आए या कुर्सेला जाकर कटिहार में जाकर मिल जाती है। ये सारे हैं जलोढ़ मिट्टी या कपोड़ या कचाड़ी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। मिट्टी जो बिहार में, जो मिट्टी का उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित करते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टी जो इसको करते हैं पर्वतीय पादपीय मिट्टी, ये टाल मिट्टी कहलाती है। दक्षिण बिहार की, दोनों में डिफरेंस जानते हैं। उत्तर बिहार की जो मिट्टी है, उत्तर बिहार जो भी ये क्षेत्र है आपका, गंगा के उस पार के जितने भी क्षेत्र है उसको उत्तर बिहार ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं। दक्षिण बिहार नीचे वाले को क्षेत्र को कहते हैं। तराई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ यानी भांगड़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी भी पाई जाती है। और इसमें देख सकते हैं, और दक्षिण वाले नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो इसमें आपका टाल की मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी पाई जाती है और आपके पुरानी जलोढ़ यानी कैरल केवाल मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुआती मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार की जो मिट्टी है उसके बारे में जानते हैं। उत्तर बिहार के मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, आपको पिक्चर में ये दिखाएंगे, डोंट वरी, गंडक है, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदी से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इस चारों वर्गों को हम जानने से पहले हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, डोंट वरी। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं, ये सारे जो हैं ऊपर के जितने भी भाग हैं ये सारे नॉर्थन पार्ट है। तो ये जहाँ से गंडक की नदियाँ हैं, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, ये कोसी है, कमला है, महानदी है, महानंदा है, ये सारे उत्तर की नदियाँ हैं। और ये सारे नीचे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गुन, क्यूल, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया दिया गया। ये सारे नीचे दक्षिण की नदियाँ कहलाती है, दक्षिण की नदियाँ। अब इसके पार्ट को जानते हैं किन किन टाइम्स में बांटा गया है। देख सकते हैं, इनको 4 पार्ट में बांटा गया। 4 भाग क्या है? एक पर्वत पाती मिट्टी है। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग जो है सोमेश्वर प्रेरणी के आसपास में पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने फसल के लिए, ये जो आपको पर्वतीय जो आती है मिट्टी, इसके लिए धान और गन्ने की खेती इसमें ज़्यादा अनुकूलित होती है। स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो, अगर कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। इस मिट्टी का जो विस्तार है बिहार के उत्तरी सीमा का पश्चिम चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से लेकर के 7 किलोमीटर वहाँ चौड़ी मिट्टी पाई जाती है। ये चारों चौड़ी पट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे एवं पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो तराई मिट्टी जो आप पाई जाती है कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर सीमा के पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक पाई जाती है और इसकी मोटाई लगभग 5 से 7 किलोमीटर देखने को मिलता है। और इसमें धान,
पटसन और गन्ने की खेती होती है। पुरानी जलोढ़ आ रही है भांगड़ मिट्टी, इस मिट्टी का विकास है उस क्षेत्र में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता तो ये पुरानी हो जाती है। जिस तरह से आप लोग पुराने हो चुके हैं उसी तरह से इस मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः आपका घाघरा गंडक दोवाल में पाई जाती है। दोवाल मतलब दो नदियों का जो रास्ता होता है वो भी, और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में पाई जाती है, पश्चिम भाग में पाई जाती है। याद रखिएगा मैप के साथ। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में चूना, पोटास आदि की अधिकता होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एसिड बेस आपने पढ़ा होगा, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय। 7 से कम वाले को क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय कहते हैं। याद रखिएगा, कम वाले को अम्लीय और 7 वाले को उदासीन कहते हैं। ये क्षारीय पाए जाते हैं, यानी 7 से ज़्यादा होता है। इसमें से मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और गन्ना इस पे उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी, नवीन ये कहाँ पाई जाती है? नदियाँ इस द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसाद जिसे खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ये इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है, सॉरी गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका क्ले ये प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट और मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। इसको भी 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला है आपका टाल की मिट्टी। ये टाल क्षेत्र आपका बड़ैया से लेकर के आप बाढ़ तक देखेंगे। टाल भी निम्न भूमि का क्षेत्र है जो कि वर्षा ऋतु में जल प्रवाहित होता है। इसमें टाल मिट्टी का विस्तार है गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक देखने को मिलता है। बक्सर से भागलपुर इसका क्षेत्रफल बक्सर से लेकर के भागलपुर तक है। 7 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। इसमें यह मिट्टी जो है मोटे कणों वाली धूसर रंग या भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए, यहाँ पर जो है दलहन यानी कि दाल की फसल ज़्यादा होती है, दलहन प्रसिद्ध होता है। कगाड़ी मिट्टी है गंगा के दक्षिण तटीय एवं परे एवं सोन फाल्गुन पुन जो है पलामू में से निकलता है। पुन झारखंड से निकल करके आती है। क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। इसकी उर्वरता शक्ति जो है कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये देख सकते हैं नालंदा, ये सारे जो जगह है नालंदा, नवादा, जहानाबाद इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का और सरसों, मिर्च इत्यादि पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कैराल या केवाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से भागलपुर तक देखने को मिलता है। इस मिट्टी का उर्वर आपका शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है, गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें जो है धान, मक्का, यानी कि मक्का, धान, बाजरा, आलू और अरहर, गेहूँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाल मिट्टी, लाल पीली जो है बलधर वाली मिट्टी। पश्चिम से कैमूर सैनिक के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से लेकर के 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस मिट्टी का विस्तार है। तो इसकी विस्तार ज़्यादा है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर और के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकर का बहुलता पाई जाती है। इसकी उर्वरता शक्ति जो है काफ़ी कम होती है, क्योंकि रेत और कंकर मिलने के कारण इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि जब रेत होगा तो कम ही होगा। लौह तत्व की प्रधानता के कारण लाल रंग इसमें होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? मिट्टी के कारण। तो लोहे की प्रधानता के कारण लौह तत्व यानी कि फेरम। इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए फेरम क्या होता है। इसमें मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो है बिंदु उसके बारे में जानते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर, रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्षेत्र मिट्टी में बालू, लेटेराइट के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का और जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीवी, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और इसके बाद कुछ ही दिनों में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा